यार ये कितना पुरहुजूम शहर है। जहाँ देखो वहीं सर ही सर दिखाई देते हैं। आहद ने सड़क पार करते हुए कहा। सड़क किनारे बने चाय खाने पे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते चंद बुजुर्ग चाय पीते भारतीय सरकार की धज्जियां उड़ाने में मगन थे। भागते दौड़ते बच्चे बारिश के पानी में चीखते चिल्लाते उछल कूद रहे थे। बुर्का ओढ़े चंद खवातीन इनके दाएं बाएं से गुजरी थी। बस स्टॉप पे एक बस आकर रुकी थी। वहाँ खड़े लड़के लड़कियाँ बस में सवार हो रहे थे। सलीम ने उसे चार मीनार, मक्का मस्जिद, सालार जंग म्यूज़ियम, निज़ाम म्यूज़ियम, पैरल मार्केट, मदीना सर्कल, हसीन तरीन सागर झील समेत और भी कई मशहूर जगहों की सैर करवाई थी। मुनीशा महल के कामों में इतना मसरूफ़ थी कि आहद की जासूसी नहीं कर पाई थी। नीलोफर ने नापसंदीदगी की वजह से भी न जाने क्यों आज इसे अपने साथ बांध रखा था। मुनीशा किसी तरह से बहाना बनाकर शाम में अपनी जान छुड़वा कर महल से निकल आई थी। असर के बाद बारिश थम गई थी। मौसम खासा खुशगवार और ठंडा हो गया था। सुल्तान बाजार में लोगों का हुजूम लगा था। इसी हुजूम में मुनीशा बिटिया भी थी, जो सादा सी बादामी रंग की फ़राक में मलबूस, दुपट्टा गले में लटकाए, गर्म शाल शानों के गिर्द लपेटे, बालों में फ्रेंच चोटी किए चचा मियाँ के लिए कुछ शॉपिंग करने बाजार आई थी। एक दाढ़ी वाला फल फरोश शलवार कमीज़ में मलबूस अपने ठेले पे बैठा कपड़े से सेब साफ कर रहा था। हवा तेज़ थी। मुनीशा की शाल और फराक मुखालिफ सिमत खींचती उड़ रही थी। शाल ठीक करते इसकी नज़र जूं ही फल फरोश पे पड़ी, वो एकदम ठटक कर रुक गई। फल फरोश की नकली दाढ़ी हल्की से निकल गई थी, जिसे वो फ़ौरन सेट करने लगा था। गरीब मैकेनिक फ़कीर फल कब से बेचने लगा। मुनीशा का दिल चाहा अभी इसे गिरबान से पकड़कर बीच चौराहे पे खड़ा करके 10 कोड़े लगाकर पूछे, बता आखिर तू है कौन, क्या करता फिर रहा है। वो दबे कदमों से चलती हुई इसके ठेले की पुश्त पे जा खड़ी हुई। ठेला लकड़ी के सुतून से चंद फासले पे था। जीन्स शर्ट में मलबूस दाढ़ी वाला शख्स इसके ठेले पे आकर खड़ा हुआ। सेब कैसे लगाए हैं? 50 रुपए किलो। आहद सेबों पे पानी छिड़क रहा था। एक सेब दिखाएं, उसने कहा। आहद ने झुककर सुतून के साथ रखे ताज़ा सेब के डब्बे से एक सेब निकाल कर उसे दिया। सुरख सेब पे स्टिकर भी लगा था। ताज़ा सेब लगता है, ग्राहक स्टिकर देखकर बोला। आहद ने हाँ में गर्दन हिलाकर पलके झपकाकर कोई इशारा दिया। मुझे बस एक ही सेब खाना है, भूख लग रही है। चंद पैसे निकाल कर आहद को दिए और वहाँ से चला गया। जब तक वो लोगों की भीड़ में गुम नहीं हुआ, तब तक आहद ने अपनी नज़रें इस पर से नहीं हटाई थी। चूँकि वो सस्ते सेब बेच रहा था, उसके ठेले पे ग्राहकों का रश लगने लगा था। सलीम तेज़ कदमों से चलते हुए महफूज मुकाम तक पहुंच गया था। इमारत में दाखिल होते ही इसने सेब पर से स्टिकर हटाया। स्टिकर के नीचे गहरा गड़ा था। उसने उंगली घुसाकर यूएसबी निकाल ली। इस यूएसबी में अब तक की हासिल की गई तमाम इंफॉर्मेशन थी, जो सलीम ने आईएसआई हेडक्वार्टर पाकिस्तान पहुंचानी थी। मुनीशा ने आहद को देखने के लिए सर सुतून से बाहर निकाला, मगर वो वहाँ नहीं था। अब कहाँ गया, वो सोचते हुए जूं ही वापस आगे को पलटी, इसे अपने सामने देखकर बुरी तरह चौंकी। तुम बाज नहीं आई ना? वो शोले बार नज़रों से घूर रहा था। कौन हो तुम? बेख्तियार मुनीशा ने पूछा। आहद ने इसकी कलाई थामी। वो इसकी आंखों में देख रही थी। क्या करने का इरादा है? मजबूत लहजे से बोली। तुम्हारा खून दो टोक लहजे में आहद ने कहा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने सहमी हुई नज़रों से देखा। मेरे काम में दखल अंदाजी करती रहती हो। वो इसे घसीटते हुए ले जा रहा था। मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो रो देने को थी। हाँ मचा दो, जैसे मुझे बड़ा डर पड़ा है लापरवाही से, उसने कहा। मैं सच कह रही हूँ, ये लोग तुम्हारा कचूमर बना देंगे। बेटा सुनसान में तो चलो फिर बताती हूँ। वो बिना जवाब दिए इसकी कलाई मजबूती से थामे चलता रहा। छोड़ो मेरा हाथ, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो जानबूझकर बुलंद आवाज से चिल्लाई। आसपास से गुजरते लोग रुक कर इन्हें देखने लगे। छोड़ो मेरा हाथ, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। वो रोने की अदाकारी कर रही थी। आहद ने उसे मुड़कर नहीं देखा। ओह ड्रामेबाज कहीं की। ए लड़के, छोड़ो बेचारी लड़की का हाथ। इसे कहाँ ले जा रहे हो? तुमने सुना नहीं? छोड़ो उसे। चंद लोग मदद की गर्ज से इनके पीछे पीछे चल रहे थे। तुम हाथ छोड़ोगे या हड्डियां तोड़वाने का इरादा है? हुजूम में से किसी ने कहा। मुनीशा दिल में हंसी। अब मज़ा आएगा जब लोग इसको पीटेंगे। यह हमारे घर का मामला है, आहद ने रुक कर तलख लहजे में कहा, जिस पे झूठी मुनीशा का दिमाग साएं साएं करने लगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? उसने जहन में सोचा। क्या मतलब है तुम्हारा? फिर से किसी ने पूछा। वो इन्हें गुस्सीली नज़रों से देख रहा था। मेरी बीवी है, महंगा सूट नहीं दिलाया तो नाराज़ हो गई। घर नहीं जा रही, इसलिए ज़बरदस्ती ले जा रहा हूँ। और कुछ सख्ती से उसने कहा। चंद लोग हंस दिए। चंद ने गर्दनें झटकी। अजीब पागल कपल है। लोग घरेलू मामला जानकर आगे पीछे हो गए, जबकि मुनीशा को सांप सूंघ गया था। कैंची की तरह चलती जुबान पे जंग लग गया था। शैतानी चाल उसी पे उल्टी पड़ गई थी। वो उसे ज़बरदस्ती कांधे पे उठाकर सलीम की रिहाइशगाह पे ले आया था।
और अब इसके हाथ पांव बांधने के लिए रस्सी तलाश कर रहा था। मुनीशा ने पूरी कुव्वत से टांग इसकी कमर पे मारी और धड़म से औंधे मुंह बेड पे गिरा। जब वो उठकर सीधा हुआ तो मुनीशा पिस्तौल ताने इस पे झुकी खड़ी थी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यहाँ ज़बरदस्ती उठा कर लाए हो? मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। कहते हुए दूसरी टांग इसके पेट में मारी। इसने बेख्तियार पेट पे हाथ रखा। तुम हैरान हो, मासूम सी लड़की अचानक झांसी की रानी कैसे बन गई? इसने ना हाँ में गर्दन हिलाई थी ना ही ना में, बस उसे देखे जा रहा था जैसे वो उस रात आहद को देखे जा रही थी। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है? आहद को उठाकर कुर्सी पे बिठाया और अब इसे रस्सी से बांध रही थी। इसके बाद काफ़ी देर बाद बोला, फिर तुम मुझे बताओगे तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है? फिर लबों पे आती मुस्कुराहट दबाई। तुम फल फरोश क्यों बने? तुमने सेब में इसे क्या छुपा कर दिया था? फिर आहद ने कहा, तुमने नीलोफर को मोहब्बत के जाल में क्यों फंसाया? कहते हुए एकदम ठटकी, जैसे कुछ याद आया हो। वो इसे बांध कर इसके सामने खड़ी थी। नीलोफर अमीर तरीन लड़की है। तुम और तुम्हारा गैंग यकीनन इसकी दौलत लूटना चाहता होगा, तभी तुम इसे मुतासिर करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। तुम चाहते हो वो खुद ही तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर अपने पैलेस सारी दौलत तुम्हारी झोली में फेंक दे। वो चबा चबा कर कह रही थी, अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। उसे बुरा लगा था। कॉल मी आप। वो भड़की। ये पैलेस वाली लड़की हरगिज़ नहीं लग रही थी। ओहूँ, इन पैलेस की लड़कियों को मेरा अंदाज़ कॉपी करने का इतना शौक़ है? आहद ने दिल में सोचते हुए कहा, एक तो यहाँ की ख़वातीन को मुझे कॉपी करने का न जाने क्या शौक़ है। एक्सक्यूज़ मी, मुनीशा किसी को कॉपी नहीं करती, ये मेरा स्टाइल है। वो सच कह रही थी, ये वाकई उसी का स्टाइल था। कभी कभी दो अनजान लोगों में कुछ चीज़ें मुश्तरका होती हैं, जो इनमें भी थी। हाँ, जैसे चोर चोरी करने के बाद कहता है मैं चोर नहीं हूँ। आहद ने उसे मज़ीद भड़काया। मुनीशा ने पिस्तौल इसके सर पर रखकर ट्रिगर दबाया। आहद ने आंखें मींची, मगर खाली पिस्तौल की आवाज़ सुनकर फ़ौरन आंखें खोल ली। तुम पागल हो क्या? अगर इसमें गोली होती तो मैं ऊपर पहुंच जाता। वो बुरी तरह भड़का था। तुम्हें क्या लगा पिस्तौल के वज़न से मुझे अंदाज़ा नहीं होगा कि इसमें गोलियां हैं या खाली है? वो इतरा कर बोली, हुनर जता कर बोली। मुनीशा ने पिस्तौल इसी कमरे की मेज़ से उठाई थी। यकीनन सलीम की पिस्तौल थी। हाँ, बड़ी आई तुम जेम्स बॉन्ड। वो दोनों मेन मुद्दा भुलाकर बुरी तरह से लड़ रहे थे। जब सलीम अंदर दाखिल हुआ, ये शोर कैसा है? कहते हुए जो ही कुर्सी पर बंधे आहद पे नज़र पड़ी, वो चौंका। फिर मुनीशा की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया था। उसे देखते ही मुनीशा आहद से बोली, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे उठाकर ले आओगे? तो मेरे पीछे कोई आएगा नहीं? देखो, मुझे ढूंढते हुए मेरे सीनियर ऑफिसर आ गए हैं। आहद बमुश्किल हंसी दबाए बैठा था। सलीम सर, इससे शहजादी को खतरा है। इससे शहजादी को नहीं, बल्कि इसको तुम दोनों शहजादियों से खतरा है, चिढ़कर कहा और आहद की रस्सियां खोलने लगा। आप ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत ख़तरनाक मुजरिम है। मैंने अपनी जान पे खेल कर इसे यहाँ बांधा है। हाँ, वाकई तुम अपनी जान पे खेली हो। अगर ये तुम्हारे हाथों यूं बंधना ना चाहता तो तुम्हें कब का ऊपर पहुँचा चुका होता। आहद रस्सियों से आज़ाद हो चुका था। ये आप क्या कह रहे हैं? वो हक्का बक्का खड़ी थी। जो तुमने सुना। आहद ने उसे हल्का सा धक्का दिया। वो धब से सोफे पे बैठ गई। मतलब? इसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मतलब ये पाक आर्मी के मेजर आहद यूसुफ हैं, जो एक मिशन पर यहाँ आए हैं। तुमने जो सियासी शख्सियात की मीटिंग की खबर दी थी, वो मैंने इन तक पहुँचाकर इन्हें वहाँ भेजा था। वो संजीदगी से बता रहा था। तुमने भेजा था? आहद ने उसे घूरा। ओ सॉरी, आई मीन वहाँ का बताया था। अब ठीक है? हाँ, इसने बेशर्मी से मुस्कुरा कर कहा, जिस पे मुनीशा को भी हंसी आई, मगर वो हंसी दबा गई। फिर मुझे इनकी आमद का क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना ज़रूरी है। तुम अपने काम करो, ये अपने काम करेगा। सख्ती से कहा। लेकिन मैंने इनका काम किया था, वो बेसाख्ता बोली। कब? आहद ने इसे देखा। मैंने मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू सुनकर सलीम सर को खबर दी थी। अदा से जताकर उसने बताया। ओहूँ, एक तो ये लड़कियां जताती बहुत हैं। तुमसे पहले मेजर आहद खबर दे चुके थे। सलीम के इंकशाफ पे इसका सदमे से मुंह खुला। कब? कैसे? तुम्हारे आने से पहले मैं मीटिंग हॉल में खुफिया आला फिट कर चुका था। अब के इसने भी इतरा कर बताया। मुनीशा का सर साएं साएं करने लगा। ये तो वाकई में कोई तोप चीज़ है। मुनीशा से भी ज़्यादा तोप। शायद हाँ, शायद नहीं। मेजर साहब, इनका नाम मिर्हा है। बेस्ट कंप्यूटर हैकर एंड डाटा एनालिस्ट। 2 साल से भारत में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हैं। अगर कभी जासूसी करनी पड़ जाए तो कभी किसी के घर में मुलाजमा बनती हैं, कभी लेडीज टेलर, कभी ट्यूशन टीचर वगैरह वगैरह। केस के हिसाब से हुलिया बदलती हैं। हमारी बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं। सलीम ने तारीफ़ी कलमात कहे, जिस पे वो फूले नहीं समा रही थी। जैसे दिल में सोच रही हो, बेटा अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। अगर तुम दबंग हो तो मैं भी लेडी दबंग हूँ। आहद ने सिरसिरा कर इसकी जानिब देखा। वेरी नाइस टू मीट यू।
वो लहजे की कड़वाहट समझ गई थी, जिस पे बेशर्मी से मुस्कुरा दी। आई नो सर, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? इसके मुंह से इतनी इज्जत अहद को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं चाय कॉफ़ी पीने नहीं आया, तुमसे बहुत टाइम पास कर लिया, अब मुद्दे की बात करते हैं। सलीम, तुमने खबर पाकिस्तान भेज दी? वो एकदम सीरियस वाला अकड़ू रोबदार बॉस बन गया था। जी सर, मिराह के सामने वो भी इसे सर कह रहा था, वरना इन दोस्तों ने आपस में एक दूसरे को कभी सर नहीं कहा था। मिराह, तुम्हारे पास क्या इन्फो है? इस बार अहद ने उससे पूछा था। सर, गनी के बांग्लादेश जाने का इंतज़ाम हो गया है। इसके कुछ साथी पाकिस्तान से यहाँ आए थे, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर आते ही कहीं गायब हो गए। अभी तक कुछ पता नहीं चला। उनको मार कर फेंक चुका हूँ, जो काम का था वो मेरी कैद में है। आगे बोलो, सप्पाड़ लहजे से कहा। मिराह का वाव में मुंह खुला। पैलेस में इतने सारे रूम्स हैं, मुझे अभी तक पता नहीं लग पाया गनी किस कमरे में है। मुझे ये भी पता नहीं चला वो यहाँ आया कब और कैसे आया। क्या पता वो हमारी तरह किसी और हुलिये में आया हो, अहद ने कहा। जैसे सलीम ने पूछा, मिराह, क्या किसी भी चीज़ की मरम्मत के लिए कोई आया था, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कोई नया स्वीपर, मुलाजिम वगैरह? मिराह ने दिमाग पे जोर डाला। जी, 2 हफ्ते पहले रूम सर्विस के लिए कुछ नए लोग रखे गए थे। गुड, इन सब की एज क्या होगी? ऐसे तो याद नहीं। पैलेस का सर्वर हैक करके कंप्यूटर से रिकॉर्ड देखना होगा। अगर इनमें कोई ज़्यादा एज का हुआ तो यकीनन वही गनी बाबा होगा। हमारी इन्फो के मुताबिक वो एक बूढ़ा शख्स है। चलो पैलेस चलते हैं। खुदा न खास्ता अगर कहीं फंस जाऊँ, इसे हल्के से प्रेस कर देना, मददगार पहुंच जाएगा। सलीम ने इमरजेंसी ट्रांस अहद को दिया था। इसके शाने पे थपकी दी, दोस्ताना थपकी। बेस्ट ऑफ लक, वो शुक्रिया कहता मिराह को साथ लेकर वहाँ से चला गया था। साहबजादी नीलोफर अपनी शानदार गाड़ी की पिछली नशिस्त पे बराजमान पैलेस की तरफ ही जा रही थी, जब इसने अपनी दाएं जानिब से गुजरती बाइक को देखा। अहद के पीछे बाइक पे मुनीशा बैठी थी और वो किसी बात पे मुस्कुरा रही थी। सलीम ने अहद को बाइक दी थी। नीलोफर के चेहरे के तासुरात बिगड़े। वो मुनीशा को इस तरह अहद के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ड्राइवर, तेज़ गाड़ी चलाओ, मुझे 5 मिनट में पैलेस पहुँचना है, गुस्से से चिल्लाकर बोली। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रात सारे पैलेस में फैल चुकी थी। साहबजादी नीलोफर रीलिंग पे हाथ रखे खड़ी इनकी मुंतजिर थी। इतनी देर हो गई, वो लोग अब तक पैलेस नहीं पहुंचे। वो बेकरारी से बार बार कलाई में बंधी महंगी घड़ी देख रही थी। वो लोग पैलेस की शानदार सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आ रहे थे। मिराह की जुबान कैंची की तरह चल रही थी। अहद ने दोनों कानों पे हाथ रख लिए थे। वो चिक चिक बर्दाश्त करने से कासिर था, मगर उसे चुप रहने का हुक्म नहीं दे रहा था। इन्हें एक साथ यूँ आते देखकर शहजादी साहिबा बरहम हुई। वो अहद को अपने अलावा और किसी लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मिराह, मुनीशा के साथ तो हरगिज़ नहीं। वो दोनों नीलोफर की मौजूदगी से बेखबर ऊपर चले गए थे। नीलोफर अपने कमरे में आ गई थी। वो गुस्से से चीज़ें उठा कर फेंक रही थी। कमरे के बाहर से गुजरती मुलाजमा शोर सुनकर अंदर गई तो गुस्सीली शहजादी ने तड़ाक तड़ाक 2 थप्पड़ लगाए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिना इजाज़त अंदर आने की? दफ़ा हो जाओ, बुलंद आवाज़ से गुर्राई। वो बेचारी रोती हुई वहाँ से खिसक गई थी। साहबजादी नीलोफर जुबान दराज बदतमीज़ हाथ छोड़ती, चीज़ें उठा कर फेंकने और मुलाजमों पे हाथ उठाने में उसे बहुत मज़ा आता था। मुनीशा, तुमने मेरी मोहब्बत पे डाका मारने की जुर्रत भी कैसे की? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। उसने मुनीशा से हिसाब लेने की ठानी थी। मिराह और अहद कमरे में थे। मिराह लैपटॉप गोद में रखे अपने काम में मसरूफ़ थी। अहद खिड़की के पास खड़ा जर्द रोशनियों में डूबे बाग को देख रहा था। सर, इस लिस्ट में वाकई ये कवरेज है। अहद चलते हुए इस्तकाया और लैपटॉप की स्क्रीन देखने लगा। फर्जी नाम के साथ उम्र भी लिखी थी। इसकी लिस्ट निकालो, किस रूम में वो किस वक्त सर्विस करने जाता था। मिराह यकटक उसे देख रही थी। क्या हुआ, यहाँ वर्कर्स के कामों की लिस्ट नहीं बनती कि वो किस रूम पे कितने बजे अपना काम करने जाएंगे? मिराह ने इस बात में गर्दन हिलाई। जी बनती है, मगर मुझे ये सब ख्याल क्यों नहीं आया? उसकी ज़ुबान से निकला था। तुम्हारी कैंची जैसी ज़ुबान बंद हो तो ही तुम्हें कोई काम का ख्याल आए। तंज करना अहदे पे फ़र्ज़ था। इसने नाक सुगोड़ी। आइंदा ख्याल रखूंगी। वो स्क्रीन पे नज़रें जमाए लिस्ट निकाल रही थी। गुड, मेरे साथ काम करना है तो तमीज़ से रहना। मिराह ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। मुझे नई स्क्रीन पे देखो। उफ़िया ख़वातीन, इसने गर्दन झटकी और सामने बैठी खातून का दिल चाहा लैपटॉप उठाकर इसके सर पे दे मारे। उसे खातून लफ्ज़ से बेहद चिढ़ थी। कुछ देर लैपटॉप पे मसरूफ़ रही। हाथ दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चक्कर काट रहा था। मेरे सर पे पेंडुलम की तरह इधर से उधर चक्कर क्यों काट रहे हो? एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते? इसने तिरछी नज़रों से देखते हुए दिल में सोचा। मुझे देखना बंद करो, ध्यान से अपना काम करो और कितनी देर लगेगी? वो सख्ती से बोला। इसकी पुश्त मिराह की तरफ थी। वो एकदम डरी। लैपटॉप गिरते गिरते बचा। ओड़ी बाबा, इसकी एक आंख पीछे भी है क्या? सोचते हुए फ़ौरन बोली। सर, लिस्ट मिल गई है। रूम नंबर 75,
ٹائم 12 بجے AM۔ 2 ہفتے پہلے اتوار کے روز یہاں آیا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا، اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ کسٹمر لسٹ چیک کرو، روم نمبر 75 کس کے نام پہ بک ہے؟ مرحا نے فٹافٹ کی پیڈ پہ انگلیاں چلائیں۔ انور رشید کے نام پہ بکڈ ہے، مجھے فرضی نام لگتا ہے۔ احد نے اسبات میں گردن ہلائی۔ ہاں فرضی ہی ہوگا، چلو اب ایک نظر اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ نو سر، پہلے مجھے اس فلور کا جائزہ لینے دیں، ایک بار کمرے میں جھانک لینے دیں، پھر آپ جائیے گا۔ اوکے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا مل جائے گا؟ آج وہ سکون سے پیٹ بھر کر کھانا چاہتا تھا۔ مرحا لیپ ٹاپ رکھ کر اٹھی۔ چچا میاں سے کہتی ہوں۔ تمہارے چچا بھی یہی ہیں؟ چونک کر اس نے پوچھا۔ ہاں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ احد فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ اس نے جینز پہ بادامی رنگ کی شرٹ پہنی تھی، گیلے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ کافی دیر ہو گئی تھی، ابھی تک مرحا نہیں آئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کچن کی طرف گیا تھا۔ مرحا اور نیلوفر کچن کے باہر کھڑے تھے۔ نیلوفر دنیا جہان کی بد زبانی، بد لحاظی زبان پہ سجائے مرحا پہ برس رہی تھی۔ مرحا اپنی جاب کی خاطر اس کی بکواس خاموشی سے سن رہی تھی۔ مرحا سے جواب نہ ملنے پہ اسے اپنی بے عزتی کا احساس ہوا۔ نیلوفر نے مرحا کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا، مگر مرحا کے گال تک پہنچنے سے پہلے ہی احد نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑی اور زور سے پیچھے جھٹکی۔ وہ اچ کرتی رہ گئی تھی۔ اس کی کلائی پہ احد کی انگلیوں کے نشان واضح دکھائی دے رہے تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری منگیتر پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ مرحا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ نیلوفر بھی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ واٹ مین منگیتر؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منیشا میری منگیتر ہے، وہ دانت پیستا غصے سے کہہ رہا تھا۔ نیلوفر نے حیرت سے منیشا کو دیکھا تھا۔ منیشا احد کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ نیلوفر کے دل کے گلستان میں قبرستان بننے کی ابتدا ہو گئی تھی۔ مس نیلوفر، میں اپنی منگیتر سے بہت محبت کرتا ہوں اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی میرے ہی سامنے میری منگیتر پہ ہاتھ اٹھائے۔ میں آپ کی عزت کرتا تھا، آپ کو اچھی انسان سمجھتا تھا، مگر آپ… وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر مرحا کا ہاتھ تھامے وہاں سے چلا گیا۔ وہ آگے تھا اور مرحا پیچھے۔ مرحا کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ مرحا کو محسوس ہوا مرحا کا دل بھی اس کی گرفت میں ہے، ایسی مضبوط گرفت جسے چھڑوایا نہیں جا سکتا۔ بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس سے آگے چلتا شخص اتنی اچھی اداکاری کر رہا تھا۔ اگر وہ واقعی اس سے محبت کرتا ہوتا تو اس کے لیے نیلوفر فر کی گچی مروڑ دیتا۔ وہ دونوں پہلے سے باہر آ گئے تھے۔ احد نے جیب سے بائک کی چابی نکالی، بائک پہ بیٹھا۔ مرحا کو پیچھے بیٹھنے کا کہا، وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ احد کو حیرانی ہوئی، اس کی زبان بنا کچھ کہے خاموش کیسے ہے؟ بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گئے۔ احد بائک چلا رہا تھا اور مرحا لڑکیوں کی طرح شرافت سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر خاموش بیٹھی تھی۔ آسمان پہ بادل بھی انہی کی طرح گھوم رہے تھے۔ وہ چار مینار آ گئے تھے۔ سڑک کے ایک طرف برگر کا ٹھیلا تھا۔ گاہک آس پاس کھڑے اپنے برگر بننے کا انتظار کر رہے تھے۔ برگر والا آدمی کمال مہارت سے فٹافٹ برگر میں مطلوب اشیاء ڈالتا برگر بنا رہا تھا۔ احد نے بائک اس ٹھیلے کے پاس روکی۔ بھیا 2 برگر بنا دے، VIP سے۔ چار مینار کے چاروں طرف ٹریفک بہہ رہا تھا۔ ہر طرف بھاگتی ہوئی گاڑیاں، لوگوں کا ہجوم، دکانیں، سڑک کنارے لگے ٹھیلے، کھانے پینے کی اشیاء والے ٹھیلوں پہ لوگوں کا رش۔ بڑی مصروف سی جگہ تھی۔ تمہاری زبان اس نیلوفر نے کاٹ تو نہیں دی؟ اسے مسلسل خاموش پا کر کہا۔ وہ ٹھیلے کے دوسری طرف لگی رسیوں پہ بیٹھ گئے تھے۔ نہیں، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، اچانک اتنی معصوم سی بن گئی تھی۔ ان کا برگر تیار ہو رہا تھا، پھر اس کے سامنے کچھ بولی کیوں نہیں؟ احد نے کہا، صرف مشن کی خاطر، وطن کی خاطر، جاب کی خاطر۔ اچھا، میں نے جو بھی اسے کہا اسے دل پہ مت لینا، میں نے اسے جان چھڑوانے کے لیے ایسا کہا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔